नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। And to all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Maria Kojambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And in case you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe करें channel को. When you click to that icon, subscribe. You subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now, fastest growing channel of the nation and in South Asia. Let me tell you this. Yes. And thank you very much for the support that you have given us up till now. आप लोगों ने जो सपोर्ट अभी तक दिया है उसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। प्रदीप जी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, चलिए त्रिपुरा में एक और प्रोटेस्ट भी चल रही है, वो बच्चा जो मारा गया देहरादून में उसके खिलाफ। लेकिन ज्यादातर जो प्रोटेस्ट चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर जितने हैं, घुसपैठी जितने हैं, बाहर निकलो यहां से। और नागालैंड के लोगों ने कहा है कि भैया ये चिकन नेक, ये नेक, वो नेक जो आप कर रहे हैं, अब गर्दन काटने में तो हमारा कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है, ऐसा नागालैंड के मंत्री जी ने कहा है। And they come on the street, sir. They come on the street. The That's people right. come on the street that we don't agree to this. And the first time, जो आपके बार-बार कह रहे थे मोदी जी look east policy, and the look east policy has really turned positive. That's it has right. instilled confidence among the people of all the. That is the minister. That is the minister from Nagaland. All the eastern states, and they have a kind of connect with the center. They believe that we are part of the Indian territory. You know, earlier I should remember this is that we are going to India and coming back. हम इंडिया जाके आ रहे हैं, तो आज वो पूरे चेंज हो चुका है। और वो हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियन है पहले। और बांग्लादेशियों ये याद रख लो, अपनी औकात में रहो, क्या हाल होगा तुम्हारा, हो सकता है कि तुम्हारा बांग्लादेशी ना रहे। ऐसा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बोला है। और मैं आपको फिर बता दूं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसको ये चिकन नेक बोलते हैं, वेरी शॉर्टली इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय अनदर 20-25 किलोमीटर। और उसके अलावा त्रिपुरा से जो समंदर है वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। याद रखो, हमारे टैंकों के लिए, हमारे जो टैंक है ना, जो हमारी आर्मर्ड रेजिमेंट है वहां पे, बिल्कुल, और असम रेजिमेंट जो है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 15 के 20 मिनट का काम है। उसके बाद आपका जो वो चिटागोंग जो है और वो जो बाकी जो है ना, आपका जो पोर्ट वोट जो है, वो सब गुड मॉर्निंग हो जाएगी उसकी, सीधी बात है। और उसके बाद आप चाइना को बुलाते रहना इधर से, पाकिस्तान को बुलाते रहना उधर से, वो आप करते रहिए, पतंग उड़ाते रहिए, जहां तक हम लोगों का सवाल है। Most important factor, the people have their hearts connected to India, the hearts connected to Delhi. Yes. And they are out on the street saying that we are a part of India. Don't try to create any kind of nuisance out here. And जब लोग कहने लगे, apart from the chief minister himself, it's a fantastic sign. It's a beautiful sign. Sir, in Arunachal Pradesh, people are out on the street. वो कह रहे हैं कि ये आपने लैंड को एनक्रोच जो किया हुआ है छोड़ दीजिए, 1 हफ्ते का टाइम हम आपको देते हैं, वरना हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और तुम्हारा बाल, मतलब तुम्हारा यहाँ बाल, बोटी, उंगली कुछ नहीं बचेगा। आप जहां से आए हो वापस चले जाओ बांग्लादेश, सीधी बात है। And they told China that we don't share a border with you. We share a border with Tibet. Yes. And that's not China. That is not China. And that's Arunachal Pradesh CM. I mean, if he has the guts to talk like this, I mean, he has the center's blessings too. But how the connect is with the center, that is more important. सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ तक तिब्बत का सवाल है, नेहरू जी की एक और गलती है, और ये मैं गलती मानता हूँ। भले ही लोग कहें कि आप नेहरू जी की बात करते रहते हैं, आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ नेहरू, लेकिन फॉरेन पॉलिसी में नेहरू जी ने बहुत गलतियां करी। तिब्बत की का ये था, वी were supposed to recognize the suzerainty of China over Tibet. Instead of that, because of V.K. Krishna Menon, we turned suzerainty into sovereignty. Sovereignty अलग होती है, suzerainty अलग होती है। Suzerainty आपकी उस स्टेट के ऊपर होती है जो अलग स्टेट है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस और करेंसी किसी और स्टेट के हाथ में है, सीधी बात है। ये पहले था, और हम लोग हमेशा बोलते थे द व्हाइट लायन, दैट इज द हिमालयन लायन, that is the symbol of Tibet. It's on the Tibetan flag, the snow lion. This was the flag of Tibet. और आप अगर अंग्रेजों के जमाने के मैप्स देखें, उसमें सीधा लिखा हुआ है वहां पर, लासा से, लद्दाख से भी, लासा so many miles away, Lhasa, Tibet so many miles away from here, that is Tibet, not China. और चाइनीज का तो ऐसा है प्रदीप जी,
कहीं से कोई भी रेफरेंस डाल के जिन एम्पायर, दैट एम्पायर, वो एम्पायर, कुबला खान के टाइम पे, उसके टाइम पे, अरे पूरा हिंदुस्तानी ले लो। इसी तरीके से मैं तो ये बोल रहा हूं, जिनजियांग जो है, जिनजियांग प्रोविंस जो है, जहां पर औघर मुसलमान रहते हैं, जिन औघर मुसलमानों को चाइनीज जो हैं हर रोज मार रहे हैं कंसंट्रेशन कैंप में, 20 लाख औघर मुसलमान हैं, जहां पर आपको अलाउड नहीं है, वर्जित है कुरान शरीफ घर में रखना, वर्जित है नमाज पढ़ना, वर्जित है दाढ़ी रखना, वर्जित है अरबी या फारसी नाम रखना, वर्जित है यह भी कहना कि मैं मुसलमान हूं। उस जिनजियांग प्रोविंस में 600 साल 700 साल पहले प्रदीप जी संस्कृत बोली जाती थी। Exactly. जेन्युइनली दे यूज्ड टू स्पीक इन संस्कृत। तो मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूं कि उसके लिए इंडिया शुड क्लेम दैट टेरिटरी। ये तो हमारी टेरिटरी है भाई, बिकॉज केव पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द जिनजियांग प्रोविंस शोइंग श्री राम, श्री लक्ष्मण, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी की तो ना जाने कितनी वहां पे केव पेंटिंग्स हैं। तो दैट इज आवर्स, वो तो हमारा हो गया ना, सीधी बात है। आई डोंट नो व्हाई वी डोंट डू इट। आई थिंक पॉसिबली बिकॉज ए could be a part of policy, or B, it could be a leftover from the previous regimes. Let's be very clear. But now this won't work. And the other thing, I must say this over here, Mr. Modi has played it very, very brilliantly, as the world is now acknowledging. We have transfer of technology from America. We have just launched a huge American satellite, the Bluebird 2, that has just been launched, the heaviest satellite ever to be launched by ISRO. It's an American-made satellite. NASA didn't launch it. NASA gave the contract to ISRO. Yes. And on top of it, we are getting transfer of defense technology from the US, worth billions and billions of dollars, actually $20 billion. और साथ में, we are buying Russian oil. We haven't stopped. थोड़ा सा कम हुआ है, but we haven't stopped it. Number 2, we are buying weapons from Russia. We are buying weapons from America. We are buying jet engines from the United States of America, and we are going to establish a Sukhoi 57E manufacturing facility right here at the HAL headquarters in Nashik. Yes, as I said, that our foreign policy is determined by our national interest. It cannot be determined by the West Band or by the East. It is totally our national interest that drives our national policy. और एक और चीज है प्रदीप जी जो मैं बोलना भूल गया। Our exports to China, exports, imports तो खैर बहुत ज्यादा है चाइना से, have gone up by 34%. बिल्कुल। अभी भी ट्रेड डेफिसिट है, बहुत बड़ा है, लेकिन नवंबर में our exports to China have gone up by 34.4%. Right, let's go straight across to our guests. We've got a wonderful, wonderful panel of guests with us. Let's go straight across to them. Dr. Dhone, how are you, sir? Dr. Dhone of the Congress from Akola. Namaskar, sir. Namaskar. Bharat Mata की जय। कैसे हैं सर? बस मजे में, ठीक है। और BNK साहब, अरे डॉक्टर ढोने की आवाज मेरे ईयरफोन में नहीं आ रही, बाहर आपके स्पीकर में आ रही है, कृपा करके जरा उसको चेक कर लीजिए प्लीज। आप डॉक्टर ढोने के साथ ये क्यों मखौल करते हैं, प्लीज मत करिए। डॉक्टर ढोने, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी के लोग हैं बहुत ज्यादा हमारे PCR में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी भी वही हो रहा है, आपकी आवाज बाहर आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही। नहीं सर, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो हमको तो आप भी बीजेपी लग रहा है आजकल। हाँ, कमाल है सर। जिस दिन मैं बीजेपी में चला गया, बीजेपी की दुकान बंद हो जाएगी। दारू वाला साहब बहुत खुश है। बीजेपी विल नेवर टेक मी, याद रख लो। दारू वाला साहब उधर पूरे पूछिए, दारू वाला साहब के आदमी लोग हैं। अली दारू वाला साहब कैसे हैं सर? जय सिया राम, हाउ आर यू सर? जय सिया राम। देखा वंदे मातरम। ये देखा दारू वाला साहब की आवाज फर्स्ट क्लास आई ईयरपीस में। डॉक्टर ढोने की आवाज अभी तक नहीं आ रही है। अरे भाई कुछ तो करो। और माय डियर ओल्ड फ्रेंड BNK साहब, BN कुमार साहब, veteran journalist, one of the most respected journalistic figures over here in and around Mumbai in the western region. And the AICC calls him an AICC undercover. Actual spokesman for the Congress. AICC undercover. So at the moment, Ali Daruwala Sahab has 2 Congress spokespersons with him. One overt and one covert. Yes. BNK Sahab, how are you? Are you all right? I can't hear him at all. There you go. The audio has gone for a toss as usual. I told you, सिर्फ बीजेपी का ऑडियो फर्स्ट क्लास आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा। सीधी बात है। Guys, can you please cure this? Let me go across to Dr. Dhone first. Dhone साहब, Dr. Dhone. हाँ बोलिए सर, बोलिए। I don't think I can talk to you right now because your audio is not coming over here. So I'll perforce have to go to Ali Daruwala. हाँ सुनिए सर, सुनिए, बोलिए दारूवाला साहब के पास पहले जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं का ऑडियो मेरे को सुनाई दे रहा है। BNK साहब और डॉक्टर ढोने के ऑडियो में प्रॉब्लम है। प्लीज सॉल्व इट।
अली दारूवाला साहब, सर, Australia has just signed a deal with India where 100% of all Indian exports to Australia, that is all Indian imports to Australia, are now going to have 0% tariff. 0% tariff. The free trade agreement with the UK will start also day after tomorrow, which is on the 1st. It will be operational. With the EU after the 15th of January. And as I said, our trade with China has grown by leaps and bounds, which is absolutely fantastic. So I want to know from you, Mr. Modi seems to have managed this tightrope where he has managed to balance just about everybody. सैमसंग का सबसे बड़ा हब जो है वो यूपी में बन रहा है, उसके अलावा गूगल एआई हब बन रहा है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड हब यहाँ पे बन रहा है. तो दारूवाला साहब इसके बारे में कुछ बोलिए जरा प्लीज. देखिए इसके बारे में मैं क्या बताऊं, इतना जो वर्ल्ड बात कर रहा है इसके बारे में, मगर मैं एक बात, धोनी जी यहाँ पर बैठे हैं मेरे मित्र और हमारे जो नोटेड जर्नलिस्ट है, रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है, इनके सामने मैं एक बात को रखना चाहता हूँ. उन्होंने कहा था क्या फेल्ड फॉरेन पॉलिसी, हमारी पॉलिसी फॉरेन के मामले में हम लोग इतना जो मोदी जी ने ट्रैवल किया है 10 साल में वो पूरा पैसे व्यर्थ हो गए और मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी के अंदर वो सक्षम नहीं है. उन्होंने ट्रम्प के साथ में जो नहीं क्या, ट्रम्प वंस मोर, उसके बारे में उन लोग ने उसकी निंदा करी थी. ये सारी चीज आप अगर देखेंगे और उसका जो निचोड़ है, उसका निचोड़ चाइना के साथ में हमारी बढ़ती हुई दोस्ती, उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन फ्री ट्रेड पॉलिसी जिसके अंदर जीरो शून्यतम उसके अंदर सरचार्ज है, नो एक्साइज, नो सरचार्ज, नो टैक्सेस व्हाटसोएवर. European nation, sir, European nation is comprising of close to 32 countries and they are all big nations who are involved. उनके साथ में जो 15 जनवरी से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारा माल का घेवन देवन होने वाला है, जो लेना देने होने वाला है, जो आप देखिए सर, जो कॉरिडोर किस किस्म का ओपन हो रहा है. जब मोदी जी ने कहा था क्या मैं इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करूंगा, तो हमने कहा था क्या वी आर अ गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस. मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तभी उन्होंने हमारी खिल्ली उड़ाई थी. कोई बात नहीं. इसके पहले जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आई विल जस्ट विथ योर ड्यू परमिशन आई कैन टॉक फॉर अ मिनट ऑन इट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सुनील देवधर जी काम करते. 30 इयर्स ऑफ हिज लाइफ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया है इन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड माई होम इंडिया. उन्होंने 3000 बच्चे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत, महिलाओं के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आपके इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट से जो लाकर पूरे देश में जो गैर व्यवहार चला रहे थे, जो एक अनधिकृत मार्केट चल रहा था, उन्होंने 3000 बच्चों को अपने माता पिता के साथ में वापस मिलाने का काम किया है. जब आरएसएस काम करता है सर, हम लोग ना कोई न्यूज लाइन चलाते हैं, ना हमारे जो बड़े नेता है वो लोग कोई प्रेस्टीज या कोई मीडिया माइलेज के लिए काम नहीं करते. नॉर्थ ईस्ट के अंदर 30 ईयर्स से हम लोग ये काम कर रहे हैं. इसके अंदर सुनील देवधर जी जो उनके मार्गदर्शक है, उन्होंने ऐसे ऐसे विपरीत परिस्थिति के अंदर नॉर्थ ईस्ट काम किया है जिसको कांग्रेस के लोगों ने, पूर्व सरकार ने पूरा निगलेक्ट किया था. आपने कहा जैसा हम कह रहे हम इंडिया जा रहे, प्रदीप सर ने जो एक स्टेटमेंट यूज किया इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है. वो लोग इंडिया का अपने आप को पार्ट ही नहीं समझते थे जी. वो यहाँ पर जो उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी, एक चीनी बम करके जो उनको एक मजाक उड़ाया जाता था, वो दे यूज्ड टू फील वेरी एलियनेटेड. मगर आप देखो ये जो 7 सिस्टर्स, जो 7 स्टेट है, जो प्रकार से इंडिया के साथ में जुड़े हैं, इतना मणिपुर के बारे में इतना हमारे को घेरा था इन्होंने, मणिपुर का जो प्रॉब्लम चला था उसके बारे में इतना घेरा, बोले मोदी जी ने विजिट नहीं किया, ये नहीं किया. हमारी पॉलिसीज अमित शाह ने और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो एकदम चुप बैठ के जो हम लोग ने काम किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज हमें पास 100% उसका निवारण हुआ है, मगर हम लोग कुछ हद तक वापस 60 साल की जो वापस जो आग लगी थी उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत से और ये सरकार की मेहनत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका निवारण और भी जल्द निकाले और बेहतर निवारण निकाले. राहुल गांधी says what you have done. The Modi government has normalized hate. हेट को आपने नॉर्मलाइज किया है. जो
हेट आपने पूरे जहर जो खोल दिया इस पूरे सोसाइटी में, उसको हेट अब नॉर्मल हो गया है। हेट इज द न्यू नॉर्मल एज पर राहुल गांधी। सेम त्रिपुरा स्टूडेंट के बारे में बात किया जिसका हत्या हो गया था। त्रिपुरा स्टूडेंट वाज किल्ड, चकमा जी, अंजय चकमा। Rahul Gandhi has pointed out that Daruwala Sahab, the hate crimes against Christian churches in Christmas, Rahul Gandhi has highlighted that. Is hate the new normal where RSS and Modi is concerned? Daruwala Sahab. Correct. If hate had to be new normal over here, he wouldn't be speaking in this term, in this language. अगर hate normal होता था तो यहाँ पर जो चीज, छोटी चीज को ग्लोरीफाई करके मीडिया को झूठ बताकर भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकलिस्ट करने का काम ये कांग्रेस ने किया है। अगर हेट नॉर्मल होता एंड इट हैड बीन द न्यू नॉर्मल एंड द एक्सेप्टेड नॉर्म ऑफ दिस सोसाइटी, ये जो भी चला है उन्नाव के केस को इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ये कांग्रेस ने नहीं किया होता। महाराष्ट्र के अंदर जो धारावी की जो रिहैबिलिटेशन हो रहा है उसको ये लोग ने इतने उछाल के भारतीय जनता पार्टी को इतना हेट स्पीच, बाकी वर्षा गायकवाड़ ये लैंग्वेज में बात नहीं करती थी। मगर मैं आपको कहता हूं हेट नॉर्मल नहीं हुआ है। अब जो है ना यहाँ की जो नागरिक है सर, हमारे जो सनातनी हिंदू भाई है, अब वो खुल के उभर के आप जो उनको चीज पसंद नहीं ना उसके बारे में बात कर रहे, गौरक्षक के बारे में बात कर रहे, वो हेट नहीं कहला सकते। आज राम मंदिर की जो हक है उसको हम वापस मांग रहे, उसको हेट हम नहीं कह सकते। काशी विश्वनाथ के बारे में वो लोग प्रश्न उठा रहे, उसको हेट नहीं कह सकते। सर कृष्ण जन्मभूमि के बारे में अगर वो सवाल पूछ रहे तो उसको आप हेट नहीं कर सकते। ये आपका इंटॉलरेंस है। ये कांग्रेस को सवाल पूछने वाले उनको वो हेट मॉन्गर्स लगते। आज ये देश सवाल पूछ रहा है 2014 के बाद में जो हिंदुओं को 200 साल सप्रेस किया था, आज लोग अपना हक वापस मांग रहे। उनको कहा गया था, उनको जब कहा गया था जब हमारी सरकार आएंगी आपके सारे प्रश्नों का जवाब हम देंगे और प्रश्न पूछने की हिम्मत हम आपको साहस देंगे। एंजल चकमा, स्टूडेंट फ्रॉम त्रिपुरा, he was taunted for looking like a Chinese and after that he was killed in Dehradun. क्या कहेंगे उसके बारे में सर? रॉन्ग, निषेध। सर मैं तो कह रहा हूं जो हमारा माय होम इंडिया का जो ये स्टूडेंट्स को लाकर, आपको मालूम है 2 महीना पहले हम लोग ने दिल्ली के अंदर तालकोतरा स्टेडियम के अंदर उनका जश्न किया था, उनका एक मेलावा किया था जहां पे उनके सारे स्टूडेंट्स आके वहां पे परफॉर्म किए, फुटबॉल मैच हो गई। हम इतनी कोशिश कर रहे, जब ऐसा एक हादसा होती है तो सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरा जाता है। ये जो कैंडल लाइट मार्च हो रही है, ये जो पीस मार्च हो रहा है, ये जो उसके समर्थन में ये हो रहा है, ये बिल्कुल वाजिब है। हमारी सरकार जो हुआ है उसके साथ में खड़ी है, ये लोगों के साथ में ये सरकार नहीं है। ये सरकार अच्छी काम करते हुए इनको पीस का काम देखा नहीं जाता और ये जानबूझ के किया हुआ कांड है। जो भी इसके अंदर जिम्मेवार है उनको कड़क से कड़क शिक्षा होना चाहिए और शिक्षा ये होम मिनिस्ट्री करेंगी और इनको पनिश करे सिवा ये सरकार नहीं रहेगी। इसका मैं निषेध करता हूँ राजीव सर। सर निषेध से सिर्फ काम नहीं चलेगा दारूवाला साहब, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ निषेध से काम नहीं चलेगा। क्या है कि दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट जस्ट ऑफ द बीजेपी, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीबॉडी। क्या है कि देयर आर सम पीपल हु लुक डिफरेंट, शक्ल सूरत उनकी अलग होती है। हम नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनकी शक्ल सूरत जरा अलग है। 1/3 of the world is that kind of looks. सर पूरी बात तो सुने। 1/3 of the world, अरे सर पूरी बात तो they are normal as Pradeep sir says. सर पूरी बात तो सुने। जैसे गढ़वाल आप चले जाएं, वहां की लुक अलग होती है। उत्तरांचल में लोग जरा अलग दिखते हैं, कश्मीर के जो लोग हैं वो अलग दिखते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदुस्तानी नहीं है, सब लोग इंडियन ही है ना। मेरा ये कहना है दिस स्पेशली अफेक्ट्स पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट and we must sensitize the rest of the population in India that they think they are ours. वो सर जो डेमोन्स्ट्रेशन आज की तारीख में कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, they have come on the street, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, उन्होंने कहा कि तुम चिकन में क्या कर रहे हो, तुम्हारी गर्दन अगर हमने मोड़ दी ना, जिस दिन हम अपने घटोत्कच और हिडिंबा रूप में आ गए ना, तो तुम बांग्लादेशियों बचोगे नहीं। This is what they are saying. I agree with they are saying. So we must sensitize our population, sir. और वो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है यहाँ पे, स्पेशली अमित शाह साहब इस वक्त कलकत्ता में हैं,
प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कुछ बोले इसके बारे में और ये कहें कि भाई मेरी लुक ईस्ट पॉलिसी है और मैं इन सबको गले लगाता हूं और कोई भी अगर हमारे पूर्वोत्तर के जितने भी नागरिक हैं उनके खिलाफ अगर कुछ बोलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सर ऐसा कुछ करना चाहिए दारूवाला साहब। बिफोर आई गो आई एग्री, आई टोटली एग्री विथ यू राजीव सर, आई एम विथ यू। मगर एक बात मैं आपको कहता हूं, जैसा अपना प्लेन टेक ऑफ करता है ना सर दिल्ली से, 9 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम, सर मार्क माय वर्ड्स, 9 घंटा जैसा आपका प्लेन ट्रैवल करता है टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टूवर्ड्स थाईलैंड, टूवर्ड्स मलेशिया, टूवर्ड्स इंडोनेशिया, सर 9 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम, इट इज 1/3 ऑफ दिस वर्ल्ड पॉपुलेशन is the chinky looking population. There you go. Again you use that word. Sir, don't use that word. That word is not to be used. समझ में आ जाएगा सर। मेरा कहने की जो बात है, दिस चाइनीज लुक, ये जो चाइनीज लुक है ना सर, देखो आम वो इंडियन लुक है, चाइनीज लुक नहीं है, चाइनीज लुक अलग है। 1 करोड़ लोग जो है आपके भारत में भी आपके लोग चैनल देखते, ये जो चाइनीज लुक जो कहते हैं ना, द चाइनीज लुक, उसको हिंदी के अंदर जो वॉट एवर द फ्रेज यू सेड, यू रिफ्रेन मी फ्रॉम यूजिंग इट, सो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैव दैट सेम लुक ऑन देयर फेस। ये कोई अबनॉर्मल नहीं है। अबनॉर्मल अगर कुछ है तो जो हमारे इंडियन लुक्स है वो वर्ल्ड के अंदर बहुत थोड़ा पॉपुलेशन है सर। ये लोग ट्रैवल नहीं किए, इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है सर। ये दिस इज नॉर्मल। अमित शाह जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो एटीट्यूड लेके चल रहा है को ही विल लूज तमिलनाडु एंड ही विल लूज वेस्ट बंगाल आल्सो। आप राहुल गांधी जी और कांग्रेस विल लूज तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल बिकॉज जो जनहित में जो भी पॉलिसीज बीजेपी अमित शाह मोदी लेके आते हैं, राहुल गांधी जनहित के विरोध में काम करता है और जो जनहित के विरोध में काम करता है वो देश के खिलाफ, तो नहीं जीतेंगे आप। ये अमित शाह जी का ये प्रेडिक्शन है। आर्टिकल 370 हो गया, यूसीसी हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक हो, राम मंदिर हो गए, ट्रिपल तलाक हो गए, हर चीज इलीगल बांग्लादेशी हो गए, हर चीज में राहुल गांधी जी ने सरकार का विरोध किया है, इसलिए आप हार रहे हो दोनों साहब। अमित शाह जी सर ऐसा है कि बंगाल और तमिलनाडु में कांग्रेस कहाँ है सरकार में? वहां पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी और यहाँ स्टालिन है, कहाँ कांग्रेस कहाँ है वहां पे? इंडिया अलायंस। यस यस। हाँ ये एक बात, अरे इसका मतलब ये भी अमित शाह जी को मालूम ही नहीं शायद कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है। सर थैंक यू बोलना चाहिए या उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने आपकी सरकार बना दी है वहां पे। बट उनका मीनिंग शायद इंडिया अलायंस हो, इंडिया अलायंस। नहीं ठीक है सर, ऐसा है कि राहुल गांधी जो क्या बोलते हैं, आपको एक बात बताऊं जी, जो राहुल गांधी के बारे में देश की जनता का क्या दृष्टिकोण है या लोग क्या देखते हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, अगर आपको देखना है ना तो जो सोशल मीडिया में आजकल चलता है, तो राहुल गांधी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया, वो कोई पेपर वाला अखबार वाला छापता है, सोशल मीडिया पे उसकी न्यूज आती है, लिंक आती है, कोई चैनल वाला देता है, तो उसके नीचे जो कमेंट आती है वो तो आम पब्लिक रहती है। कोई अखबार के जो वाचक है, जो उसको पढ़ने वाले सुनने वाले लोग हैं, वो तो आम पब्लिक रहती है। उनकी जो रिएक्शन मैंने देखी है तो राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय बने हुए हैं। लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी अकेला शख्स है जो मोदी शाह के खिलाफ खुल के लड़ता है और किसी के दबाव में आता नहीं, डरता नहीं है। तो ये जो बात है लोगों के दिल में, अभी राहुल गांधी एक ऐसा है कि जो सरकार के खिलाफ चट्टान की तरह खड़ा है, लोगों की आवाज बन के, तो ये लोगों की भावना है। तो इसीलिए अभी अमित शाह के बारे में क्या बोलते हैं लोग, वो भी जरा आप देख लीजिए जी। तो आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके बारे में लोगों के दिल में अच्छी भावना है। राहुल गांधी के बारे में आम पब्लिक की भावना बहुत ही अच्छी है। अमित शाह साहब ऐसा भी बोलते हैं, मैं मानता हूँ दोनों साहब को जी। अमित शाह साहब और राहुल गांधी जी के बीच में जो अभी वार्तालाप चल रहा है, अमित शाह साहब ये भी बोलते हैं कि राहुल गांधी जी को समझाना बड़ा मुश्किल है, वो रैशनल बात नहीं करते हैं। वो क्या है कि एक बार कोई, उन्होंने ये कहा, एक बार कोई बात उनके दिमाग में आ जाती है तो वो वही रहती है, फिर उसके बाद उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी जी की सरकार की बड़ी सोशल और सामाजिक तौर पर भला करने वाली वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो मानते ही नहीं है राहुल गांधी जी। इसके बारे में क्या बोलेंगे सर आप प्लीज? नहीं सर, राहुल गांधी जो बोलते हैं हमेशा राहुल गांधी बराबर बोलते हैं। देखिए आपको लगेगा, लेकिन WHO ने बोला था कि कोरोना की कोई चिंता करने की बात नहीं है, और JP नड्डा साहब देश के हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बोले थे
कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल रहा और राहुल गांधी कैसे बोल रहे हैं, तो इसका मतलब राहुल गांधी और एक गांधी फैमिली को WHO से भी ज्यादा नॉलेज है। ये बोले, अब वो सिद्ध हो गया कि राहुल गांधी ने जो बोला था वही सही था। WHO ने उसको हल्के में लिया था, लेकिन राहुल गांधी ने सीरियसली लिया था। तो हो सकता यानी इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के पास जो है नॉलेज वाले लोग हैं। राहुल गांधी खुद भी बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, जी। तो ये बात तो पक्की है कि राहुल गांधी को सब समझता है। और जी। राहुल गांधी को समझाना इसलिए एक मुश्किल छोटी सी है। बात है, एक छोटी सी बात नहीं आपके सामने नहीं रखना सर चाहता सर, हूं। राहुल गांधी को समझाना इसलिए मुश्किल है, हमने अगर समझाया तो समझ जाते हैं, मैं आपको एक जल्दी छोटी समझ सी बात जाते हैं। रख- सुनिए, छोटी हमने सी बात समझाया रखता तो हूं। समझ जाएंगे, लेकिन बीजेपी के समझाने से नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं बीजेपी जो बोल रही है वो गलत है। तो सर आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं मैं, उसके बाद हाँ। मैं BNK साहब के पास जाऊंगा। आप ही की बात रख रहा हूं। पंजाब में हाल ही में पंचायत के और वो अलग अलग जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे, अभी छोटे मोटे कॉरपोरेशन के भी हुए थे, बाकी जो परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो भी हुए थे। उसमें काफी जगह, दारूवाला साहब सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिए, उसमें काफी जगह पर पेपर बैलेट इस्तेमाल हुआ सर। काफी जगह पे EVM इस्तेमाल नहीं हुआ, पेपर बैलेट इस्तेमाल हुआ सर, कई परिषद इलेक्शन में। आपको मालूम है वहां पे क्या हुआ सर? बाकी सब तो वैसे के वैसे रहे। आम आदमी पार्टी हर जगह पे जीत गई, अकाली दल वाज नंबर 2, कांग्रेस वाज नंबर 3। सर कांग्रेस का नामो निशानी नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई। ये पंजाब की बात कर रहा हूं। एट वन टाइम कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी ऑफ पंजाब, अपार्ट फ्रॉम द अकाली दल। अकाली दल बीजेपी होती थी या कांग्रेस की सरकार होती थी। क्या कहेंगे इसके बारे में सर? बैलेट पेपर वॉज यूज्ड इन ए लॉट ऑफ दीज प्लेसेस। दोनों साहब। नहीं सर, ऐसा है, बैलेट के बारे में तो देखिए, वो जो EVM मशीन के बारे में तो इसके पहले मैंने कभी नहीं बोला कि EVM में कुछ गड़बड़ी है, ये मैंने कभी बोला नहीं। ना पार्टी का भी स्टैंड नहीं है कि EVM में गड़बड़ी है। पार्टी का स्टैंड ये है कि वोट चोरी करते हैं। वोट चोरी का मतलब ये है कि इन्होंने वोट ऐसे लाके गलत लोगों को या बाहर के स्टेट के लोगों को इनरोल किया है अलग अलग स्टेट में, जहां इलेक्शन होता है। बाकी वो इधर उधर से लोग लाके ये करते अरे हैं। डोने इसका मतलब यही है। साहब, डोने साहब, प्रियंका गांधी जी खुद लोकसभा में खड़े होकर के चैलेंज करती हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी को कि सीधा बैलेट पेपर पे आ जाइए ना, दूध का दूध पानी नहीं, का पानी हो जाएगा। वो बात अलग है, वो बात अलग ऐसा है। बोलना अलग है, लेकिन I इसका see। मतलब ये नहीं है सर कि भाई ये इसका ऐसा मतलब ये नहीं है कि इसको कुछ EVM हो रहा है। खराब है। I see। मगर इसीलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कौन अच्छा करके कांग्रेस के अंदर एक डिस्टरबेंस है, एक हलचल मचा हुआ है। कौन हमको लीड करना चाहिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? और बहुत सारे लोग धीरे धीरे प्रियंका गांधी जी को चाहने लगा है लोग। बहुत यानी कश्मकश है कि दोनों में से अच्छा कौन, क्योंकि दोनों भी अच्छे हैं, दोनों हाँ, बराबर ज्यादा बढ़िया अच्छा काम कौन कर रहे है? हैं। वाह। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तो मुश्किल है चुनना, किसको चुनना, तो दोनों भी अच्छे लग रहे हैं। जो प्रियंका गांधी जी ने जो स्टेट्समैनशिप दिखाया, जब लोकसभा स्पीकर ने टी पार्टी बुलाया, सब लोग ने बॉयकॉट किया, प्रियंका गांधी जाके बैठी, मोदी जी के सामने बैठी, राजनाथ सिंह के सामने बैठी, एंड शी क्रिएटेड एन एग्जाम्पल। एक अच्छा लगा, एक वातावरण जो रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन का होना चाहिए। तो बार बार ऐसे एक एक चीज से लोग ज्यादा प्रेरित हो रहा प्रियंका गांधी जी से। दोनों साहब, एक पूरे कांग्रेस में एक हलचल मचा है। सर ऐसा है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ऐसे भाई बहन हैं कि पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने उनका आदर्श लेना चाहिए कि भाई बहन किसको बोलते हैं। जी दुरुस्त बात। कितने एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम है, इसमें कोई दो राय ये नहीं। देखता है। जो बहनें ऐसी रहती है कि भाई के प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगती है, और ये बेचारी प्रियंका गांधी को कुछ नहीं। ये तो अभी सोनिया गांधी जी रिटायर्ड हो रही है, तो इसलिए अभी उनको लगा कि ठीक है चलो प्रियंका गांधी भी आगे आए, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, शादी की उम्र के हो गए, तो अब अनाउंसमेंट भी हो गई सर, एंगेजमेंट भी हो गई, उनके बड़े बेटे की एंगेजमेंट भी हो गई है किसी अमीना बेग के शादी की साथ। तैयारी चल रही है। हाँ, कोई अमीना बेग है। नहीं, अविवाह है सर, अविवाह अभी हुआ, कल हुआ ना, परसों। अविवाह बेग है ऐसा, लेकिन अभी उसका गांधी परिवार की तरफ से कुछ ऐसा आया नहीं एक्सप्लेनेशन उसके बारे में। जी। अखबारों में है ये बात चल रही, अविवाह बेग, अब क्या मालूम। But she has been his girlfriend now for the last 7 years, so no problem. Let me go across to BNK. BNK, राहुल गांधी जी जो हैं
और प्रियंका गांधी जी, जैसे प्रियंका गांधी जी की इस बार जो परफॉर्मेंस रही लोकसभा में, वेरी फ्रैंकली आई वाज वेरी इंप्रेस्ड, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, द वे शी स्पोक, जिस तरीके से उन्होंने हंसते 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 एक एक चीज की बात करी, मजाक उड़ाया, और जो पहले एक परंपरा हुआ करती थी लोकसभा की उसको वो वापस लाई कि कटाक्ष कसो लेकिन कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, which was beautiful, very frankly speaking. But that very evening, they joined the DMK for an impeachment motion against a judge. BNK, how do you analyze that? Go ahead, please. Just 1 second. I got a small disturbance here. 1 second. There is not a disturbance. It's fine. It's fine. That's probably your grandchild. It's absolutely fine. That's your Yeah, my granddaughter, right? grandchild, No, we are not disturbed. Please go ahead. Okay. Go on, go on. Okay. Yeah. Definitely, Priyanka's performance is praiseworthy. She has made her presence felt. In fact, जैसे पहले भी आपने कहा था कि उसमें जो बात कर रही थी उसमें एक इंदिरा गांधी की झलक भी दिखाई दी थी, एक छवि उसमें दिखाई पड़ी. And she threw a very good challenge at Modi, saying that इतने सारे सालों से पिछले 10-11 साल से आप नेहरू करके इतना चिल्ला रहे थे, एक सेशन आप स्पेशल फोकस सेशन रखो ऑन कमिटेड में गांधी नेहरू परिवारवाद क्या होता है, नेपोटिज्म क्या होती है, उसके ऊपर करो. उसके बाद हंसते हंसते उसने बोल दिया अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजों के ऊपर बात करनी चाहिए. And I was thoroughly impressed by her performance. Yes. And really good. In fact, Rahul should learn a lesson or two from that. कि हमेशा ये hate speech नहीं चलने वाला, because there is definitely a section of the population which likes these kind of speeches also. अगर हम कहेंगे hate speech है, सबसे पहले मैं एक clarify कर दूं, प्रदीप नारके भी, I am not a Congress spokesperson. तो Undercover. We never said you are Undercover Congress spokesperson. undercover. ये कह रहे ना, नहीं वो AICC के नहीं सर, ऐसा है, सुनिए सर, आप सच्चाई बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि आप सच बोलते हैं. आपका सच बोलना कांग्रेस के फेवर में जाता है, इसीलिए लोगों को लग सकता है, लेकिन आप सच्ची बात बोलते हैं. मैं बीजेपी के फेवर में भी बोलता हूँ, कांग्रेस के फेवर में भी बोलता हूँ, आज तक तो दोनों भी क्रिटिसाइज करता हूँ. अभी मैं जैसे कह रहा था, राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा ये बॉयकॉट करने वाले ये चीज को, ये मार्ग से हटना चाहिए. आप हम सब आखिर में हैं, वी आर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री. हम लोग इतना पैसा खर्चा करके इलेक्शंस करवाते हैं, एमपीस को, एमएलए को, कॉर्पोरेटर को चुनते हैं. ये लोग जाके वहां पर जाके हाउस को बॉयकॉट करते हैं, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या हाउस में गड़बड़ करते हैं, आवाज उठाते हैं वहां पर, मतलब मराठी जो बोलते हैं गोंधल, उस टाइप का आवाजें करती हैं. दे क्रिएट रक्कस इन द हाउस एंड दैट 1 मिनट का 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है वहां पर, आपका हमारा टैक्स पेयर्स मनी, ये सारा पैसा वेस्ट होता है ना. ये बॉयकॉट वाली चीजें हटके, जैसे प्रियंका ने कहा था, कम टू डिस्कशन, कम टू द पॉइंट. वेरी गुड. बीएन कुमार जी, आरएसएस प्रमुख ने जिस प्रकार से कहा, मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल की जरूरत नहीं है, जो भी इस देश को मानता है, इस मातृभूमि को मानता है, वो हिंदू है. जब आरएसएस ये कहता, आरएसएस प्रमुख, बिकॉज ही इज नो स्मॉल मैन, ही इज गॉट अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दारूवाला साहब एक हिस्सेदार है मुस्लिम फ्रंट का, तो और सोशलिज्म पे डिबेट, सेक्युलरिज्म पे डिबेट मांग रहा है, एंड एट द सेम टाइम एक्समस में क्रिश्चियन चर्चेस में अटैक हो रहा है, माइनॉरिटीज. तो किस प्रकार से देखते हो, व्हाट इज हैपनिंग? इज द बीजेपी एनफोर्सिंग हिंदू राष्ट्र थ्रू आरएसएस डिबेट? किस प्रकार से देखते हो आप? BNK. Yeah, I don't think BJP is trying to enforce something through the RSS. It is other way around. भले लोग कहते हैं कि हम आरएसएस बीजेपी तो अलग अलग अंग हैं, बीजेपी है क्या? बीजेपी इज ऑफशूट ऑफ आरएसएस. नो, आरएसएस नहीं तो क्रिएट किया बीजेपी को, उनका ही तो बच्चा है वो. तो ये आरएसएस का ही पॉलिसी है, मतलब टू सी. इनफैक्ट आई हैव अ फियर, इनफैक्ट इट्स अ वेरी फियर दैट बीजेपी इज ट्राइंग टू लॉन्च अ टेस्ट बलून बाय दिस काइंड ऑफ फ्रिंज एलिमेंट. इनफैक्ट मुसलमान को खिलाफ भी काफी सारे होते थे पिछले 5-8-10 साल में, हमने देखा है. अभी whenever these kind of festivals come, so it is also an attempt to grab headlines. ये सब हरकत नहीं करते, ये हिंदू राष्ट्र की बातें, एंटी हिंदू क्या नाम है स्लोगन्स, और एंटी क्रिश्चियन स्लोगन्स, प्रो हिंदू, ये सारे अटैक्स नहीं होते. ये खास करके इसी टाइम पे होती है ना. क्यों? क्या हिंदू लोग क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करते? गोवा में नहीं होता है. आप गोवा में जाके ट्राई करो ना,
क्रिसमस सेलिब्रेशन स्टॉप करने के, न्यू ईयर सेलिब्रेशन गोवा में बंद करो, गोवा में बीफ बंद करो, वो नहीं कर सकते ना। ये तो एक हेडलाइन ग्रैबिंग अटेम्प्ट है, और कुछ कोई बड़े बात इनको लेंगे, सीरियस लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सीरियस लेना इसीलिए जरूरी है आरजेबी एंड प्रदीप, क्योंकि ये इट इज लीडिंग टू वायलेंस, लोगों से मारपीट होती है। परसों बनारस में हुआ, घाट में जापानीज लोग जा रहे थे वहां पर बिकनी और क्या नाम है कपड़े में, वहां पर सांता का कैप पहन के जा रहे थे, उनको पकड़ के गाली गलौज की गई। छोटे छोटे जो धंधे करते हैं रास्ते के साइड पे बैठ के जो सांता का क्या नाम है कैप वगैरह बेचते हैं, उनसे उनको मार की गई। ये सारी चीजें गलत है। इन सारी चीजों को प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सरासर कंडेम करनी चाहिए। व्हेन आरएसएस प्रमुख से भारतीय इंडिया में रहने वाले सारे के सारे इंडियंस है, वो क्रिश्चियन भी इंडियन है या मुस्लिम भी इंडियन है, सारे इंडियंस है। हमारे व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज वी द पीपल, इट डज नॉट से वी द हिंदूज और वी द क्रिश्चियंस, वी द पीपल, ऑल आर पीपल। बट द ओनली थिंग इज बीएनके साहब, मैं आता हूं दारूवाला साहब के पास। दारूवाला साहब, ये बात तो चलो ठीक है कि जहां तक क्रिसमस का सवाल है, अभी क्या है कि सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है सर। प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है कि पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। ग्रैम स्टेन्स और उनके बच्चों को मार भी दिया गया, इतने पहले की बात है। सेंटर में किसकी सरकार थी आपको मालूम है? हाँ, उड़ीसा के अंदर उस वक्त पटनायक साहब और बीजेपी की सरकार थी। आफ्टर पटनायक साहब गॉट आउट, उन्होंने ये कहा था कि मैं नवीन पटनायक साहब broke the alliance with the BJP at that time, but that's a separate issue. अभी क्या है कि छोटी सी भी घटना होती है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, because it is sensational. You get a lot of viewers. You get a lot of views. Look at this guy. This guy on screen. He is actually a Bangladeshi, by the way. This chap. He should be behind bars. मेरा ये कहना है कि उसी दिन क्रिसमस के दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल में दिल्ली में मास अटेंड करने गए, सर्विस अटेंड करने गए। क्रिसमस की जो मॉर्निंग सर्विस होती है वो खुद अटेंड करने गए ना। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और उसके बाद ये इक्का दुक्का लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री जी का नाम खराब कर रहे हैं ना सर। सीधी बात है। ये कहते हैं हम वीएचपी के हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद वालों से अगर बात करो कहते हैं हम तो इनको जानते भी नहीं है कौन ये लोग। सर अब आप बताइए दारूवाला साहब, मुझको ऐसा लगता है कि there should be very strict action taken against these fellows. Some of them have been arrested also, I believe, for disrupting Christmas and attacking various Christmas decorations, etc., etc. But there is a suspicion that all of you guys are playing good cop, bad cop. इधर से आप बोलते हैं कि सब लोग हमारे हैं। The first ever church was established in India, Saint Thomas. He came to Kerala. He was the first of among the 12 apostles of Jesus. He actually came to India and established a church over here in India. The first ever church in the world was established in India. The first ever mosque, you should know this Daruwala Sahab, you are a Muslim, after Mecca and Medina was established again in Kerala. तो वही बात मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, और उसके बाद हमें यह देखने को मिलता है। How do you balance the two, sir? Daruwala Sahab. On the behalf of BJP, and you have answered all the questions with honesty and very pragmatically. Over here, what has happened? My Prime Minister Mohan Bhagwat ji, the party, हमारी विचारधारा के अंदर हेट किधर भी नहीं है। अब भारतवासी पहले हो, फिर आपकी जो जाति है वो सेकेंडरी है, और हम लोग हमेशा ये कहते हैं देश प्रथम। जब भारतीय जनता पार्टी और संघ की ये विचारधारा है, तो इसके अंदर ये जो ऐसे लोग हैं, मैंने तो ये भी नहीं कहा कि हमारे नहीं है, वो किसके नहीं है। जो इंसान एक के ऊपर दूसरे के ऊपर ऐसा अत्याचार करता है वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी, भले वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो लोग कोई भी छोटी कम्युनिटी के ऊपर एट्रोसिटी करने का उनकी विचारधारा के अंदर, उनके एजेंडा के अंदर होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो प्रॉब्लम है, विश्व हिंदू परिषद का जो प्रॉब्लम है, because I have been working very closely with Vishwa Hindu Parishad, there are only one problem, that is conversion. Anti-conversion law भी आया है, मगर इसके अंदर जो चोरी छुपे जो कन्वर्जन होता है, इसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है, मगर वो भी नहीं हो रहा है। जब वो नहीं हो रहा है तो ये जो, जैसा आपने वर्ड किया ना, शुड पुट इंसिडेंट्स, अगर ये मैं कहा होता, अगर ये मैंने बोला होता
छुटपुट इंसिडेंट्स, तो बोलते देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे इंसिडेंट्स को छुटपुट कहते। नहीं, छुटपुट नहीं, मैंने ये भी कहा है आपके चैनल पे, एक भी जान ये देश में 1000 जान के बराबर है। एक भी इंसान का खून यहाँ पे बहना नहीं चाहिए। मगर ये जो हो रहा है, ये इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना नीचे लेवल का पॉलिटिक्स है। ये करो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर चर्च में मास के लिए जा रहे तो यहाँ पे तोड़म ताड़ी करिए। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई के साथ में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके हमारा सरकार ये प्रयास कर रही है कि नॉर्मलसी आवे, वो पार्ट ऑफ दिस मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट बने, और इतना स्ट्रांग हम बनाए कि चीन जो हमें आंखी दिखाता है वो हमसे डरना शुरू करे। जो चीज नहीं हुए 60-70 साल में, ये इनकी मेहनत के बदौलत आज जाकर हम लोग वहां पर हमारी स्ट्रेंथ बना सके हैं। मैं धोनी जी का मान सम्मान इसलिए करता हूँ, और हमारे शुक्ला जी इतने सीनियर, इतने ब्यूटीफुल बात करते हैं, वो सच को सच, खरा को बीएन खरा कुमार कहते साहब, हैं। बीएन कुमार बीएन कुमार जी, सर जी, के बारे में चलिए। आपकी जो आपने कहा था, वेरी चलिए, आपको एक उच्च कोटि का ब्राह्मण बना दिया सर, आज से आप शुक्ला हैं। चलिए बोलिए जी। बीएन अली कुमार दरबार सर, साहब बोलिए। बीएन कुमार, देयर इज अ शुक्ला जेंटलमैन हु रिसेंबल्स हिम, नहीं, इफ मैं यू ब्राह्मण नो दैट। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मालूम है सर, मालूम है सर। हालांकि जात पात में विश्वास नहीं रखता हूँ, आई एम बॉर्न Yeah. ब्राह्मण, कोई बात नहीं। गुड। सर आई टेल यू वन थिंग, यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ में जब ये सरकार चल रही है, तो ऐसी कृत हमारा पार्टी, हमारी विचारधारा, ना संघ या उसके संघ के जो हमारे 50 ऑफशूट्स है, वो लोग ऐसा नहीं करते। ये होता है जब हम कोई रेड हैंड गाय कसे पकड़ते हैं, अगर हम कोई रेड हैंड कन्वर्जन पकड़ते, अगर हमारे पास कोई लिखित के अंदर कंप्लेन आती है यहाँ पे महिलाओं का लव जिहाद का, कन्वर्जन का, उसके अंदर ये पार्टी एक्टिवेट होती है, मगर हम लोग पुलिस की सहायता लेकर हम काम करते हैं। ऐसा जो जाकर स्वयं जो है ये ऐसे एक्शंस करते हैं, उसका दूर दूर तक हमारा लेना देना नहीं है। और मगर शनिवार वाला के अंदर जो हुआ था, अखलाक को आपने कोर्ट में जाके चार्जेस विड्रॉ करने का कोशिश किया। द बीजेपी योगी गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश, द कोर्ट पुट्स इट्स फुट डाउन, बोले इट्स अ सीरियस ग्रीवियस ऑफेंस, हम इसको विड्रॉ करने नहीं देंगे। मगर ये अटेम्प्ट भी बाय द गवर्नमेंट, अभी आप बोलेंगे पुलिस वाले ने किया, हमको मालूम नहीं है, कोई भी पुलिस वाला के पास इतना हिम्मत नहीं है कि इतने सीरियस ऑफेंस में जाके चार्जेस विड्रॉ करे। इट्स यू आर स्लोली फॉलोइंग एन एजेंडा। वही हमने कहा, मोहन भागवत जी हिंदू राष्ट्र, फिर बार बार क्रिसमस में अटैक करना, फिर सिंगर को छोड़ देना, फिर अखलाक को विड्रॉ करना, ये सब एक यू आर फॉलोइंग अ फॉर्मेट, यू आर फॉलोइंग अ काइंड ऑफ फॉर्मेट दारूवाला साहब। दैट इज व्हाट द पीपल फियर, कि यू तोपना चाहते हो हिंदुत्व पूरे देश में। देखिए सर, सब में पहले जो हमारे पूजनीय मोहन जी भागवत ने कहा था, यहाँ पे कोई सिचुएटेड डेट नहीं है, ऐसी कोई तारीख नहीं है क्या जहाँ पे हम घोषणा करें क्या आज भारत हिंदू राष्ट्र है। मगर मैं एक बात जो हमारे पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा, क्या ये हिंदू राष्ट्र पहले से है, उसकी अलग से घोषणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के समय से ही है, ऐसा उन्होंने बोलना चाहिए था सर। करेक्ट। कांग्रेस के समय से ही हिंदू राष्ट्र है, कोई तारीख बस यही इसका मतलब है। जी कह रहे, जैसे हमारे मित्र धोनी जी कह रहे, बराबर, ये पहले से कांग्रेस के समय से, पूर्वज काल से, हजारों साल से ये हिंदू राष्ट्र है। ऐसी कोई तारीख नहीं, ऐसी कोई पूर्व नियोजित ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। और इसके अंदर रहने वाले पहले हिंदू हैं, फिर अपने जो धर्म को मानते हैं सेकेंडरी है वो, क्योंकि यहाँ के 30 करोड़ मुसलमान का भी डीएनए अगर आप देखो तो पहले हिंदू है, फिर उनको कन्वर्जन के माध्यम से, प्यार से, उनको सूफीज्म से या तलवार की धार पे उनको मुस्लिम बनाया गया। और बाकी उसके बाद में जो मुस्लिम समाज के अंदर जो उनके फैमिलीज में जो पैदा हो गए, दे आर मुस्लिम्स बाय बर्थ। एनीवे, let's not get into this controversy now. The main fact of the reason is भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के अंदर ही मानती है। और जो ऐसे कार्यक्रम हो रहे, ऐसे जो लोग हैं, वो स्वयं उत्तेजित, स्वयं प्रेरित लोग हैं जो ऐसे कर रहे। मगर उनका अगर आप देखें, उसके डेप्थ में जाए, विश्व हिंदू परिषद के नहीं मिलेंगे, बजरंग दल के नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो हमारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, इसके लोग नहीं है, क्योंकि हमारे प्रचारक जो है वो इतना सद्भावना से, प्रेम से हमारे कार्यकर्ताओं को जाके समझाते हैं, और इसके अंदर हमारा दूर दूर तक कोई भी हाथ नहीं है। मैं आपको यहाँ पे थाम विश्वास डॉक्टर ढोने, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड।
let me just put one statistic to you, छोटा सा सर, क्रिश्चियंस कंप्राइज 2.3% ऑफ द पॉपुलेशन, 2.3% है क्रिश्चियंस की आबादी अकॉर्डिंग टू द लास्ट फिगर अवेलेबल। अब आगे जाकर के जो सर्वे आएगा, जो सेंसस होगा, उसमें कितनी होगी मुझे मालूम नहीं है, मुझे लगता कम ही होगा, 2.3%, मुझे लगता 1.9% हो जाएगा। सर आपको मालूम है दारूवाला साहब, बीएनके साहब, डॉक्टर ढोने, हिंदुस्तान में जितने भी नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स है ना, प्राइवेट नॉन गवर्नमेंटल स्कूल्स इंक्लूडिंग दोज रन बाय रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दे कंप्राइज अबाउट 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स इन इंडिया। सर आपको मालूम है उसमें से क्रिश्चियन स्कूल्स आर अबाउट 52.3%। 52.3% schools are run by Christian organizations. More than 42% of all charitable hospitals in India are run by Christian organizations. तो मैं ये कह रहा हूं सर, we should be grateful to that community. Yes, yes. जो ईसाइयों ने भारत के लिए आज भी जो कर रहे हैं, we should be grateful. जैसे सिखों के बारे में बात करते हैं, जहां पर भी कोई डिजास्टर होता है, कुछ होता है, सबसे पहला काम सिख ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, सबसे पहले वहां पे लंगर लगा देती हैं, खाना मुफ्त में लेके जाओ भाई, खाओ, जात पात कोई नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं पूछता। इसी तरीके से और क्रिश्चियन स्कूल्स में सर 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉन क्रिश्चियंस। You wanted to say something, Daruwala sir? Please say it before I go to Rajiv sir. See, I will just take this last question because I have to go somewhere today. Oh. I have been invited somewhere. Over here, what As a you are chief saying, guest, I I'm totally sure. comprehend and I agree with you, Rajiv sir. I come from an English Jesuit school. Yes. The things that the English that I speak is thanks to them. My grammar, my grammatical, I may not be as good as you, but I try to be as good as you. Is thanks to the Jesuit society. The work that they have done, there is remarkable. The black There are no robes. two ways about it. There is no dispute about it. The fathers, the culture, the way they are taught us, the sports. The commandos And of the Pope. I am very grateful to my school today. Yeah. You will be surprised, Rajiv sir. Arnab Goswami used to be my bench partner in St. Vincent's. His father was posted in Pune for 11th and 12th in St. Vincent. We were together. So we have to blame you for what Arnab Goswami is today. Is the Vincent's of So you are the person to blame. Vincent's. So what over here? We are totally in tandem with what we are saying. 52.3% schools are run by Jesuit society. 42% school hospitals are run by Jesuit Yes. society. The only problem that comes is when they try and do conversion. Over here, but if it is not happening, this 2.3 or 2.5% population have only helped in contribution of nation building, and hats off to it, sir. Yes. I told you We I was must supposed respect them, to sir. attend We a must meeting in respect them. Delhi. I was supposed to attend a meeting in Delhi to stop the atrocities सर that are happening एक on ही मिनट Christians. बोलूंगा सर। बोलिए डॉक्टर आप ढोने। जाने से पहले सर हाय, दारूवाला साहब, दारूवाला just साहब listen to him before you go. एक बात बोलूंगा, Just listen to him दारूवाला before साहब you ने go. सुनना चाहिए। दारूवाला बोलिए। साहब एक मिनट बोलूंगा। बोलिए दारूवाला साहब जो है ना बहुत भोले वाले आदमी है सर। वो चेहरे से भी दिखते भोले, वैसे भी भोले है। वो इस तरह से बात करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, सबका साथ, सबका विकास, सब, और ये संत कुछ महात्मा ये लोगों संत का है। द्वेष नहीं करते। ये जो बोलते हैं बहुत भोलेपन से बोल रहे थे। उनका चेहरा भी भोला है, वैसे वो है, वो बोले, लेकिन सच्चाई नहीं है दारूवाला साहब। ये नीतीश राणे आपके सरकार में मंत्री है, बीजेपी की सरकार में। वो आसाम का हेमंत कुमार विश्व शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री है। वो कैसा हेड स्पीच देता है पार्लियामेंट में, लोग बैठ के लोगों को दहशतवादी बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। भाजपा के सांसद, अब इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए? उनको घर पे बैठाते क्यों नहीं आप? हेमंत विश्व शर्मा को, नीतीश राणे को, या जो पार्लियामेंट में बोलते हैं वो उनको घर पे बैठाइए। फिर अगर मोदी जी और ये अपने मोहन भागवत जी अगर सही में हेड स्पीच के खिलाफ में है तो इनको घर पे बैठाना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सही है आपकी बात, लेकिन ऐसा है। दारूवाला साहब, you wanted to comment something before you go? My last statement. जी। Yes, धोनी जी जो कह रहे, नीतीश राणे जी के जो स्टेटमेंट की वजह से डैमेज बेशक हमको हुआ है, और मैंने यहाँ पे आपके चैनल पे कहा था जी। क्या ये जो स्टेटमेंट है ये नीतीश राणे का पर्सनल खुद का स्टेटमेंट नहीं, पर्सनल नहीं रह सकता सर। नहीं, पर्सनल कोई नहीं रहता सर। मंत्री है, पर्सनल नहीं रह सकता। लेट मी कम नहीं सर, मंत्री है वो, मंत्री है वो, पर्सनल नहीं रहता। मंत्री को पर्सनल जिंदगी भी नहीं रहती है। वो कुछ पर्सनल जिंदगी में बुरा करता है तो वो पूरे सोसाइटी को ये होता है, वो उस ऑब्जेक्शन ले सकता है। मंत्री है, किसी के साथ अगर उसका अफेयर चल रहा है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो पर्सनल है, ऐसा नहीं रहता। वो मंत्री सार्वजनिक रहता है।
बोलिए दारूवाला साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए बोलिए बोलिए, बिफोर यू गो प्लीज। दारूवाला साहब, दारूवाला साहब, आर यू देयर? और उनकी बोलती बंद हो गई सर, दारूवाला साहब, आर यू देयर बोलती बंद सर? हो गई। आई कैन सी यू। ऑलराइट, इफ दारूवाला साहब इज It's नॉट देयर, frozen, frozen. ओके, लेकिन आप बताइए ना सर। No, I want to ask दोने साहब, आप बार बार योगी, राहुल गांधी जी योगी को डिक्टेटर बोलते हैं, कहता कि ये डिक्टेटर, ये बुलडोजर चलाता है, ये बुलडोजर अल्पसंख्यक पे चलाता है, जो क्रिमिनल्स है और माइनॉरिटीज रिलेटेड है उन पर बुलडोजर चलाता है। मगर आपने कर्नाटका में सीएम ने, सिद्धरामैया साहब ने बुलडोजर चलाया, राहुल गांधी जी को पसंद नहीं आया, मगर सिद्धरामैया बोला कि हम कानून का रखवाले हैं, हम कानून का रक्षा कर रहे हैं। तो ये दोगलापन किस प्रकार से? अब योगी ने बुलडोजर चलाया तो गलत है, सिद्धरामैया चाहे बुलडोजर चलाया तो देशभक्ति है, तो ये क्या है धोनी साहब? नहीं ऐसा यानी किस केस में चलाया बुलडोजर सिद्धरामैया जी ने, वो Illegal। आप जरा समझाइए हाँ। कि किस के वो, ये तो ऐसा है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन पे बुलडोजर चलाते हैं। मुस्लिम अब सिद्धरामैया भी भैया- मुसलमानों पर चलाया था, पूरे नहीं, मुसलमान ठीक है, बस्ती हाँ। ध्वस्त की, पूरे मुसलमान बस्ती ध्वस्त की उसने। मुस्लिम वस्ती अगर ध्वस्त किए हैं तो हो सकता है कि वो कुछ गवर्नमेंट के लिए जगह चाहिए या गवर्नमेंट जगह पे एनक्रोचमेंट किया होगा इसीलिए किया होगा, ये हो सकता है। लेकिन या लोग ऐसा है कि वो बहुत सालों से नहीं रहते होंगे, अभी भी शुरुआत हो गई होंगी, ये भी हो सकता है। लेकिन जो लोगों के घर बरसों से है, बड़े बड़े घर बनाए, क्यों मुस्लिम है और कोई केस में फंस गया तो उसका घर वो ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ बोला है कि आप ऐसा किसी का घर तोड़ नहीं सकते, आप पहले उनको नोटिस दो, कोर्ट से पूछो, उसके बाद आप उसका घर तोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, नाराजगी जताई है इस मामले में, और योगी जी का जो डिसीजन है उस पर नाराजगी जताई है। अब सिद्धरामैया अगर कुछ गलत करते तो कोर्ट उनके खिलाफ भी बोल सकती है, लोगों ने कोर्ट में जाने को ना। अगर लेकिन देखिए गरीबों के खिलाफ कुछ करना गलती है जी, उनके कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। उनको दूसरी जगह कोई भी देखिए झोपड़पट्टी में जो भी रहता है, गरीब खुशी से नहीं रहता है, उसकी मजबूरी रहती है झोपड़ी में रहना, एनक्रोचमेंट की जगह में रहना, छोटे से घर में रहना। लोगों की मजबूरी है, लोगों के पास पैसे नहीं रहते इसीलिए रहते हैं। तो मानवतावादी सर वो दृष्टिकोण 150 के करीब उन्होंने झोपड़पट्टी डिमोलिश करी है, और वो 150 के करीब जो झोपड़पट्टी थी ज्यादातर सभी मुसलमानों की थी, एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी अ डंपिंग ग्राउंड के ऊपर एक स्लम बना लिया गया था। फिर और आप कैसा वो- करेंगे सर? और प्रॉब्लम क्या है, एक और चीज, डंपिंग ग्राउंड को एनकरेज सर, करेंगे पूरी बात तो सुन लें। कचरा कहाँ रखेंगे? पूरा शहर गंदगी रहेंगे। नंबर शहर एक, में। नंबर दो, एक कोर्ट का ऑर्डर भी था, सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था 8 के 10 महीने पहले कि हाँ। भैया खाली कर दो, हमें नहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद एक्शन हुआ है, मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको, कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुआ है। और सेकेंडली इट्स अ डंपिंग ग्राउंड। द प्रॉब्लम इज वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। अब उसके ऊपर आपने 150 आपने झोपड़े बना लिए हैं, कहीं पर कोई फकीर नगर बना लिया, कहीं पर कुछ और ऐसा वो कुछ नगर 20, बना लिया। 25, 30 साल के हैं दोनों साहब। अब जब तक हमको नहीं वो replacement ठीक है, में लेकिन घर कोर्ट के ने बदले आदेश घर दिया देंगे था, नहीं, सर। जो आप खुद ही ये कह रहे हैं, तो योगी कैसे जी आप? का बुलडोजर और सिद्धरामैया जी के बुलडोजर में फर्क है। सर, योगी कोई जी फर्क नहीं खुद है। चलाते हैं सर, बुलडोजर, result is the same। सिद्धरामैया ने कोर्ट के आदेश पे चलाया था। सर रिजल्ट इज द सेम, कोर्ट के आदेश पे टोटली भी करेक्ट नहीं है। दे हैड आल्सो गॉन टू कोर्ट, उनका केस अभी हियरिंग में था, अभी हियरिंग में भी केस था तो भी इन्होंने चढ़ा दिया था। वेरी फ्रेंकली मैं आपको बता दूं, बट बिकॉज द बेंगलुरु म्यूनिसिपैलिटी सेड कि सर वी आर इन अ प्रॉब्लम, हमारी बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, हम गार्बेज कहां पे डालें आप बताइए ना, सीधी बात है। और लेकिन आपकी बात एक बिल्कुल सही है, दुरुस्त बात है बीएन के साहब, ये भी सोचने वाली बात है। आप खुद सोचिए, कोई भी शख्स, कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी गरीब से गरीब आदमी भी हो, जो मर्जी हो, सर डंपिंग ग्राउंड पे कोई घर नहीं बनाएगा। इतनी बदबू के बीच, इतनी गंदगी के बीच कौन घर बनाएगा सर? जो बिल्कुल डेस्परेट आदमी होगा, जिसको और मजबूरी कोई है। चारा नहीं है, वही बनाएगा ना सर। तो बराबर है। मेरा ये कहना है ढोने साहब, आपको लगता नहीं सीतारमैया सरकार को उनको पहले घर देना चाहिए था कहीं और, उनको जाकर के कहीं और रीसेटल करते, उसके बाद आप करते, और वो भी सर कड़ाके की ठंड में, मतलब ये दिसंबर के महीने में, परसों हुआ है सर, ये क्या है सर? दिस इज नॉट डन। वेरी करेंगे सर, राहुल जी इस मामले में दखल देंगे, हमको पूरी उम्मीद है। दखल दे दिया उन्होंने। क्योंकि- केसी हाँ? वेणुगोपाल साहब ने भी बहुत क्रिटिसाइज किया सीतारमैया साहब को। राहुल गांधी जी ने भी बहुत नाराजगी व्यक्त की है
कि ये ठंड के मौसम में आपको दूसरा घर देना चाहिए था, अभी वो बेचारे लोग कहां जाएंगे यार? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ये लॉजिक हो जाएगा, फिर राहुल जी ने बोला है तो उनका घर मिल जाएगा सर। तो अभी जब तक घर नहीं मिलता तब तक कहां रहेंगे बेचारे? बिल्कुल नहीं आसमान के करेंगे, नीचे सरकार कुछ करेंगे। अब राहुल गांधी ने बोलने के दोनों बाद साहब सिद्धरामैया जी नहीं करेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको मालूम है सर। देखिए मैंने कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लोग देखे जो राहुल गांधी के करीब है, वो बोलते हैं कि देखिए अगर हम दिखे कि कोई पैसे के मामले में है या पैसे कमाने के चक्कर में है या उल्टे सीधे काम करते हैं, तो राहुल गांधी जी की टीम में से हमको दूर कर देंगे। तो नहीं किया, हमको बहुत समझ दिग्विजय सिंह को नहीं किया है, इसीलिए दोनों राहुल साहब गांधी दिग्विजय सिंह को नहीं किया। राहुल गांधी जी सिर्फ दिग्विजय सिंह को वार्निंग दिया कि ये मिसबिहेवियर, दिस इज टोटल मिसबिहेवियर। जब दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस को देखो संगठन किस प्रकार से जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ा है, उन्होंने मोदी जी और आरएसएस के फोटो दिखाए, बोलते संगठन इसको कहते हैं, संगठन इस प्रकार से चलना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फंक्शन लाइक दिस। तारीफ किए थे आरएसएस और मोदी जी के, निकाला नहीं सर, ऐसा है सिर्फ निकाला नहीं, सिर्फ बोले कि क्या कर रहे हो आप, ये क्यों आप मस्ती कर रहे हो, मिसबिहेवियर है सिर्फ। नहीं सर ये जो है दिग्विजय सिंह साहब जो है ये आरएसएस और भाजपा के खिलाफ में ही है। अब पहले भी थे, अभी भी खिलाफ में। उन्होंने उस स्ट्रक्चर की बात की है कि देखो संगठन का काम वो विचारधारा के फेवर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की विचारधारा अच्छी है ऐसा उन्होंने नहीं बोला है। वो बोलते हैं कि संगठन में कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं और संगठन किस तरह से काम करता है, लोगों के बीच में जाता है या लोगों को जोड़ने का काम करता है या संगठन में समर्पित लोग रहते हैं, भले ही उनको जो है लोगों को बहला फुसलाएंगे, उनमें धर्म का जो है स्पिरिट दिखाएंगे, जो भी है, लेकिन दिग्विजय सिंह साहब का एक ही कहना था कि जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है और संगठन में जिस तरह से समर्पित रूप से काम करते हैं उसकी उन्होंने तारीफ किए थे, विचारधारा की तारीफ। मोदी साहब का तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं था, मोदी साहब के तस्वीर को साथ में दिखाने की जरूरत नहीं था। देखो आरएसएस से निकला हुआ मोदी जी है, वो प्रधानमंत्री, तो ये जो दिखाने वाली चीज है ना वो राहुल गांधी जी को पसंद नहीं है। मोदी जी का तस्वीर क्यों दिखाना, मोदी जी का तस्वीर क्यों दिखाना? सोशल मीडिया पे जो डालते हैं लोग, वो क्या खुद कंप्यूटर पे बैठ के वो दिग्विजय सिंह थोड़ी डालते हैं, डालने वाले उनकी टीम रहती है, उनसे गलती हो गई, मानने को तैयार नहीं है, वो खुद थोड़ी बैठते हैं। एआईसीसी का मीटिंग चल रहा था, उनको राहुल गांधी जी को नीचा दिखाना था। नहीं, राहुल गांधी जी को कैसा नीचा दिखाएंगे सर? राहुल गांधी उनसे कितना प्रेम करते हैं, अभी भी उनको राज्यसभा भी लिया है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों दिखाएंगे? उनके साथ प्रेम करेंगे। राहुल गांधी को सुनिए, राहुल गांधी को नीचा कोई दिखा नहीं सकता। 70-75 साल का कोई आदमी है, वो भी राहुल गांधी से प्रेरित है कि कितना लड़वैया आदमी, कितना लड़ाऊ है, गरीबों की बात करता है, किसानों की बात करता है, तो सब लोग खुश है, पूरा देश राहुल गांधी से खुश है सर। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, इसके पहले कि मैं बीएन कुमार साहब के पास जाऊं, डोने साहब होम मिनिस्टर जो है, आपके होम मिनिस्टर साहब जो है कर्नाटका के, उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक में जितने भी ड्रग डीलर्स हैं मैं उन सबके घरों पे बुलडोजर चढ़ा दूंगा, ये कहा है। जिसके ऊपर पी चिदम्बरम साहब जो आप ही के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उठ करके कहा है कि व्हाट इज दिस, ही सेड आई एम अलार्म्ड एट दीस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, हाउ कैन कांग्रेसमैन मेक दीस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोला है कि यू हैव टू फॉलो द लॉ। सीतारमैया साहब ने कहा है वी हैव फॉलोड द लॉ विद रिगार्ड टू वो लैंडफिल के ऊपर जो 150 झोपड़पट्टी थी उस पर। लेकिन ये हजरत जो है, परमेश्वरन शायद इनका नाम है, ये कह रहे हैं कि मैं तो साहब बुलडोजर चढ़ा दूंगा, this drugs is a major menace and till such time as we take strict action कुछ नहीं होने वाला। अब आप बताएं डोने साहब। सर वो देखिए, जो ड्रग डीलर है, ड्रग बेचने वाले लोग हैं, उनके बड़े बड़े घर है, वो तो उनको डर दिखाने के लिए उन्होंने कहा है, ऐसा करेंगे नहीं, वो सिर्फ डर दिखाया कि भाई जरा संभल जाओ, नहीं तो हम पूरा आपका घर तबाह कर देंगे, समझ जाएंगे, चोरी कम करेंगे, बंद करेंगे जी। Now I need your comment over here. Sometimes what happens is the law is so slow in India. हिंदुस्तान में कानून इतना धीरे चलता है कि बाकी लोग जो हैं वो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं। People want government to take swift action, even if it is not according to the law, but according to a feeling of justice. आप ये बताइए बीन के साहब, how do we balance the two? बोलिए।
एक जैसे अगर ड्रग पेडलर्स की बात चल रही थी, ड्रग डीलर्स की बात चल रही थी, ऐसे सीरियस क्राइम्स को डील करने के लिए देयर शुड बी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। सबसे पहले अपना रिफॉर्म्स के इतने सारे हम बात करते हैं। सबसे पहले रिफॉर्म्स यहाँ पर जो फॉर्म रिफॉर्म्स, बैंकिंग रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जुडिशरी रिफॉर्म्स के बारे में भी तो बात करनी चाहिए। रिफॉर्म इसलिए कि जितने सारे जजेस होने चाहिए, जजेस के नंबर कम है, केसेस आपके पहले होते जा रहे हैं, करोड़ों केसेस बहुत से प्रलंबित हैं, और जिनको अभी भी जो कन्विक्ट, दे आर नॉट कन्विक्ट, दे आर अंडर ट्रायल्स, दे आर लैंग्वेजिंग इन द जेल्स। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जुडिशियल सिस्टम हैज टू बी इम्प्रूव्ड ए लॉट। तो तभी तो ये ड्रग पेडलर्स हो गया, बाकी रेपिस्ट है, इनके केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाके तुरंत खत्म कर देनी चाहिए ना। तो ड्रग केस के भी, रेपिस्ट को भी, किलर को भी, पॉलिटिकल क्रिमिनल को भी, सारी चीजों को, एनवायरमेंट क्रिमिनल्स को भी आप एक ही कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम में रखोगे, कहाँ तक ये जजेस इसको संभाल पाएंगे? बिकॉज केस आर फाइल, देयर हैंडलिंग। आज परसों अपना एक हमारे मित्र एक हिल के ऊपर जो 150 कुछ टेम्पल्स भरे हुए थे, हाईकोर्ट में केस फाइल किया, उनका वेटिंग पिछले 3 महीने से अभी तक हेयरिंग में नहीं आया। केस का नंबर लगता है 52, 56, 32, 92, इतना सा 70 दिन का, उस दिन का कैलेंडर में वो लिस्ट में उतना सा कि क्यों में रहता है वो? तो दैट इज बिकॉज द प्रेशर ऑन द कोर्ट्स, देयर आर सो मेनी केसेस पेंडिंग, केसेस ऑफ इंपॉर्टेंस डोंट गेट अटेंशन। अभी जहां लोग क्रोधित होके, जैसे आरावली केस में हुआ, या डॉग्स वाला इश्यू में लोग स्ट्रीट्स पे आए थे, जब लोगों की भावनाएं आती है तब जाके सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स वगैरह संज्ञान में लेती है। कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर भी केस आए थे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया था, तुरंत उसके ऊपर हियरिंग करके ऑर्डर पास कर दिया। सर रात को कोर्ट बैठा था, रातों रात जी। और जहां तक उमर खालिद अभी भी जेल में है, अभी भी 5 साल से चल रहा है जी, अभी भी अंदर ही है। और वो क्या नाम था उसका, कप्पन, आई थिंक फ्रॉम केरला, कितने साल तक जेल में रहा सर वो? He was on way to go to cover this UP crime that यूपी में जो वो हाथरस के अंदर जो रेप हुआ था लड़की का, जी, उसको रास्ते में अरेस्ट कर दिया था। and he was put in jail. I don't know whether he's still in jail or not, because last I heard, I think he had gotten bail, but that was after 4 or 5 years. But for the gentleman called Mr. Arnab Goswami, who was the bench partner of Mr. Ali Daruwala, now we know whom to blame for what Arnab Goswami is today. Now उसके लिए तो सर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सैट, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रात तक को बैठ गया सर। और मेरे खिलाफ जो 6 सेडिशन केसेस थे उसमें तो कोई रात को नहीं बैठा सर, बट वो हमें तो 2 बार जेल भेज दिया गया। वो आतंकवाद जो हम लोग कह रहे थे उसके लिए बैठा था जी, वो उसके लिए क्या नाम है उसका, वो अफजल गुरु के लिए, और दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन्स ब्रदर, याकूब मेमन्स ब्रदर। So the court has been impartial, but you need judges that goes around, पूरे 100 cases एक दिन में फटाफट निकालने वाले। कहाँ हैंडल करेंगे यार? लेकिन बीएनके साहब एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बीएनके साहब ने काफी सारे पार्लियामेंट सेशंस देखे हैं, लास्ट दिन के अंदर कैसे कितने से पास करते हैं। देखिए बीएनके साहब, I think Dr. Dhone has got his finger up. I'll go to him, but before I go to him, I want to ask him one question. BN कुमार जी, सिविल पोल्स में राज ठाकरे जी ने कहा कि बीजेपी एरोगेंस जो है, बीजेपी एरोगेंस इज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द ईवीएम्स। ये 2 लोग है, इज बिकॉज ऑफ दैट बीजेपी सो मच एरोगेंट इन द महाराष्ट्र सिविक पोल्स। नाउ किस प्रकार से राज ठाकरे, डू यू थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट ही इज राइट, द बीजेपी एरोगेंस stems out of Modi's absolute power and the EVMs always voting for BJP? How do you see that? See, whether I see some way or the other does not matter. How the voter ultimately takes him seriously, that matters. Raj Thakre has been saying lots of things, pro Modi, against Modi, pro Rahul, against Rahul, now he's with Uddhav. We have seen how he has been criticizing Uddhav. They all come together for political convenience. Raj Thakre को, I mean, lot of people taking for entertainment value. उसको छोड़ दीजिए, Raj Thakre now he's taking to the gallery. तो उसको उसी सर आपसे एक सवाल पूछना था। But is the BJP arrogant in Maharashtra civic polls? Do you find that arrogance of Devendra Fadnavis? Do you find that arrogance spouting by BJP leaders? ये हम ही है, BMC भी हमारा, TMC भी हमारा, नागपुर भी हमारा. How do you see that? नहीं, वो see, Fadnavis is in a position of authority today. He has a right to say that
आई टेक दिस, ये भी हमारे हो जाएगी, वो भी हमारे हो जाएगी। एक जमाने में मिस्टर बाल ठाकरे ने भी कहा था एक लक्ष्य भगवा फड़केंगे। इसको यू कांट टेक इट एज एरोगेंट स्टेटमेंट, इट इज देयर लक्ष्य, इट इज देयर पॉलिटिकल टारगेट। उनको ये अधिकार है अपने को। But BNK साहब, डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, यू हैव Yes. राइट टू से व्हाटएवर यू वांट टू से इन पॉलिटिक्स। Now, BNK साहब, before I go to Dr. Dhone, one small question going back to the courts. आप बोल रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए ड्रग डीलर्स वगैरह वगैरह के लिए। सर, ड्रग डीलर्स और ये जो ड्रग माफिया है, पहले तो आपको जज ढूंढना पड़ेगा जो कोर्ट्स का केस सुनेगा। आप मेरी बात सुनिए सर, यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्शन टू जजेस, यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर compensation to them. Legal reform should also ensure that judges are properly protected and they are properly compensated. And I am being Yes. very frank over here. अंग्रेजों Yes. के टाइम पे एक जो छोटा सा जो जज होता था लोअर कोर्ट का, he used to get a 2 acre बंगलो, 2 एकड़ का बंगलो Yes. मिलता था सर। आज की तारीख में वही बेचारा बस में जाता है या ट्रेन में जाता है। आप मेरी बात सुनिए, वो बेचारा अपनी छोटी सी गाड़ी में 5-6 लोग एक कोर्ट साथ। में, कोर्ट 5-6 जज इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं जाकर के एक छोटी सी मारुति वैन में, और वहां जाकर के हजारों करोड़ों का केस सुन रहे हैं। सर, क्या जस्टिस मिलेगा? BNK साहब, वी हैव टू वेक अप टू द रियलिटी राइट नाउ। मतलब दिस इज नॉट ऑन। डॉक्टर ढोने, डू यू एग्री विद मी सर? आई वांट टू नो फ्रॉम सही यू। है सर, सही है। आप बताइए, बिल्कुल मैजिस्ट्रेट बेचारा, वो बेचारा अपने घर में जाएगा, रात को शॉपिंग करेगा, और उसकी बीवी जाकर के किसी गंदे से कहीं पर जाकर के दादर स्टेशन से मतलब जो है वो सब्जी वब्जी खरीदेगी, और वो केस सुन रहा है 10,000 करोड़ का। सर, आप मुझे बताइए, हु विल नॉट बी टेम्प्टेड? आई एम नॉट सेइंग दे आर, बट आई एम सेइंग इट इज अ नेचुरल ह्यूमन फिनोमेनन। They should be provided with security, they should be provided with proper housing, they should be provided with whatever is required of a judge. और वो कोर्ट रूम भी ढंग का होना चाहिए। कोर्ट रूम भी ऐसी नहीं है पूरे धूल वाला कोर्ट में Awful. और हजारों करोड़ का फैसला कर रहे हैं। आप बताइए डॉक्टर ढोने, ये कब ठीक होगा सर? We नहीं must है, concentrate हकीकत on है this. सर। कैसा है कि उनको भी परिवार रहता है, जी उनको भी बाल बच्चे रहते हैं, जी हाँ, और 2-3 लाख रुपए में लोगों ने दूसरे की जान लिए, ये भी अपन ने सुना है, पढ़ा है। तो मारने वाले तो बहुत सस्ते हो गए, बहुत तैयार हो गए अभी लोग। तो आप जो बोल रहे हैं सही है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जजों की तो बिल्कुल होनी चाहिए, और जब तक जज है वो तब तक उनकी टाइट सिक्योरिटी रहनी चाहिए। जी। उनको भी ये लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ भी डिसीजन दिया तो मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं तो वो तो बेचारे दबाव में आके छोड़ भी सकते, क्या करेंगे? उनके बीवी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो डर रहता है आदमी। वो भी आदमी है, जज भी तो आदमी है ना सर, उनका हर एक का परिवार होता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं, बाकी सब चीज होती है। यू आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर ऑल द टाइम। सो इज द केस विद द पुलिस फोर्स। मेरा ये कहना है कि सर, पहले रुबाब हुआ करता था दरोगा जी का, इसलिए बोलते थे ना दरोगा राज। दरोगा जी का रुबाब होता सर, भौकाल हुआ करता था। आज की तारीख में क्या सर, आई डोंट इवन वांट टू स्टार्ट ऑफ। आप खुद जानते हैं सर, आप तो अकोला से हैं। आप बताइए मुझे, वो खैरलांजी वाले केस में मौत मांगे परिवार जो था, उनके साथ मतलब कितनी डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा, उसके बाद जाकर के कुछ हुआ उसमें, आपको तो मालूम है। आप मुझे बताइए सर, ये इट इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, बट माय पॉइंट इज द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव टू बी इन दिस डायरेक्शन। जो भी सरकार हो, अभी मोदी जी की सरकार है, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब लंदन वॉज बीइंग बॉम्ब्ड बाय द नाजीज, व्हेन द होल ऑफ ब्रिटेन वॉज अंडर सीज, they all asked Winston Churchill, who was a prime minister at that time, sir, what do we do? The whole system is collapsing. Do you know what he asked? He says, are the courts functioning? They said yes. He said, nothing to worry about then. That's it. Yeah. जो कोर्ट होता है ना सर, वो किसी भी गणतंत्र राज्य के लिए या जनतंत्र या लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वहां पे इंसाफ मिल रहा है तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डॉक्टर ढोने, आप बताएं, इंसाफ मिल रहा है? इंडिपेंडेंट कोर्ट्स, नॉट पॉलिटिकल कोर्ट्स। आज आप लोग आरोप कर रहे हैं कि जुडिशरी इज बीइंग हुडविंक्ड एंड जुडिशरी इज बीइंग एनफोर्स्ड। आप बताइए डॉक्टर ढोने, उससे आज इंसाफ मिल उससे रहा कहते है? हैं ना, न्याय मंदिर सर, उसको न्याय मंदिर कहते हैं। आप बताइए ना डॉक्टर ढोने, न्याय आजकल मंदिर इंसाफ कहते हैं मिल रहा है? कोर्ट्स को। ढोने साहब, आजकल इंसाफ मिल रहा है क्या? सर
पॉलिटिकल केस में नहीं मिल रहा है, बाकी केस में मिल बाकी रहा केस है। में मिल रहा है। क्या बाकी बात इसमें है मिल रहा सर, मुबारक हो। बाकी Gen Z, हमने खुद नहीं प्रदीप जी, एक सेकंड। आज की तारीख में जो बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े बड़े नाम है जिनके, अगर आप बोलो तो मैं नाम भी बोल देता हूं, एक अपीयरेंस के मिनिमम 50 लाख रुपए लेते हैं सर, एक अपीयरेंस के सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, वो बड़े बड़े केस रहते हैं सर, लेकिन जज तो छोटा आदमी कहां जाएगा? तो छोटा आदमी कहां जाएगा? बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ केस गई तो बीजेपी के खिलाफ कुछ डिसीजन नहीं हो रहा, ये लोगों में भावना बन रही है, ऐसा चर्चा भी जवाब लोगों नहीं में देंगे। है। ये बहुत गलत बात है। वंदे आपको बीजेपी वंदे के- मातरम इस देश की आत्मा है, वंदे मातरम नेशनल कॉन्शियसनेस है, वंदे मातरम करेज है, वंदे मातरम फ्रीडम है, ललकार है। ये बीजेपी योगी मोदी जी का कहना है। हाउ नहीं तो कांग्रेस ये अभी बोल रहे हैं, पहले वंदे मातरम तो बोलते ही नहीं थे, ये तो अभी बोल रहे हैं ना। जी कहाँ बोलते थे? ना जनगण मन बोलते थे, ना वंदे मातरम बोलते थे, उस टाइम कहाँ भाई पर थे? देश के राष्ट्रगीत को मानते थे, ना राष्ट्रध्वज क्विट को इंडिया में मानते कहाँ पर थे। थे? हाँ क्विट इंडिया में कहाँ पर थे इन लोग? भारत छोड़ो हाँ, कहाँ थे? कहाँ थे ये वंदे मगर- मातरम का इनका कोई संबंध नहीं। अभी वो बोलते हैं, आप नहीं बोलते, उल्टा हो गया। नहीं, हम बोलते हैं वंदे मातरम बोलते हैं। जी वंदे मातरम तो कांग्रेस की देन है सर, ये क्या बोलेंगे? करेक्ट, इसमें कोई दो तो राय ये नहीं। कुछ नहीं, ये सब ये लोगों को तो गलती ये आपकी। इनका एक ही कहना है कि कुछ मुसलमान सामने आए और उन्होंने बोला हम नहीं कहेंगे, तो ना कहो, तो क्या ये फर्क पड़ रहा चाहिए है? इनको, बाकी So कुछ नहीं what? चाहिए। मगर अब आप कांग्रेस उनको भी इनके सपोर्ट झांसे में करते हैं, फंसने ये वाली तकलीफ नहीं है। सर। दोले साहब, द कांग्रेस इज सपोर्टिंग देम फॉर माइनॉरिटी अपीसमेंट, ये चार्ज है आप पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस सबको साथ में लेके चलती है। कांग्रेस के लिए हिंदू मुसलमान सब एक जैसे है। ये दो आंखें, हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं, गांधी जी दोनों बोला ही करते प्यारे थे, हैं। गांधी जी बोला करते थे। और दूसरी बात यह है कि 1930s में और उसके पहले भी जब वंदे मातरम बैन भी हो गया, तब मुसलमान गाया करते थे सर। एआईसीसी सेशन के अंदर जब भी सेशन होता था, इट यूज्ड टू स्टार्ट विद वंदे मातरम, एंड विद वंदे मातरम। सब लोग गाया करते थे, भले मुसलमान हो, हिंदू हो, जो। और उसके बाद क्या हुआ, जब कॉर्पोरेशन वगैरह में कंपलसरी कर दिया गया, तो कई मुस्लिम लोग ऐसे थे, कई मुस्लिम कॉर्पोरेटर ऐसे थे, भाई खड़े हो जाएंगे, वी विल रिस्पेक्ट बट वी विल नॉट सिंग, एंड दैट वाज अलाउड। भाई तुम्हारी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। जनगण मन के ऊपर कोई एक्सेप्शन नहीं है, नेशनल एंथम पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, नेशनल सॉन्ग पे एक्सेप्शन है कि आप उसको गाना चाहें ना गाना चाहें, आपके ऊपर है, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। ऑल आई एम सेइंग इज, डज इट रियली मैटर? व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू, डॉक्टर डोने, देन आफ्टर दैट आई विल हैव अ लास्ट वर्ड फ्रॉम बीएमके साहब। सर, अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, टीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, 29 ऐसे कॉर्पोरेशन हैं जहां पे चुनाव होने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, भले ही कल हमारे साथ सुशील व्यास जी थे, आज उन्होंने एक लिस्ट भी भेजी है सर कि 244 जगह पर आपली बाला साहेब ठाकरे, क्या है वो, दवाखाना बन गया है, आपला बाला साहेब ठाकरे दवाखाना बन गया है 244 जगह पे। नाउ वेयर ऑल इट इज फंक्शनिंग, आई हैव नो आइडिया। पीपल अराउंड हैव सेड दैट फंक्शनिंग के नाम पर बहुत गड़बड़ हो रही है, फंक्शन नहीं कर रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर नहीं होते, वगैरह वगैरह वगैरह। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज भी हिंदुस्तान में कितने साल हो गए सर, 1947 के बाद आज भी कितने साल हो गए? 78 साल हो गए। 78 साल में आज भी हम अपने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाए, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाए, सेफ रोड्स प्रोवाइड नहीं कर पाए। आप मुझे बताइए सर, मुंबई जैसे शहर में, वर्ल्ड क्लास सिटी, सर डोंट यू थिंक इट्स शेमफुल? डॉक्टर ढोने बताइए सर, शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं सर, ऐसा है कि देश जब देश आजाद हुआ उस वक्त क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति, ये भी जरा देख लीजिए। सुधार तो हुआ है, ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ है, तरक्की भी हुई है। पहले कुछ भी नहीं था, अब बहुत कुछ है, फर्क तो पड़ा है जी। हाँ, कमी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि स्कूलें कुछ बंद किए। अभी तो स्कूल बंद हो रहे हैं, पहले तो कहाँ स्कूलें भी तो बनाने का काम किया था ना। नहीं, अब तो बंद हो रहे हैं सर, हाँ, अब तो बंद हो रहे हैं। वहां पे फर्क तो हर जगह पे रियल एस्टेट है, और बीएमसी के जितने भी हॉस्पिटल हैं और बीईएसटी की जितनी भी डिपोज हैं, उनको सिर्फ जमीन दिख रही है कि दिस इज गोइंग फॉर 30,000 पर स्क्वायर फुट, redevelopment. वहां पर बिल्डिंग बनाओ, मॉल नीचे बनाओ। 20 बस डिपो, ऊपर बिल्डिंग। बीएन कुमार जी, राहुल गांधी जी हमेशा जेनजी को विद्रोह करने को बोला, रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रिवोल्ट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। मगर मोदी जी कह रहे हैं जेनजी को हम विकसित भारत में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और विकसित भारत के जो पंख है, द विंग्स आर जेनजी एंड द यूथ। नाउ हाउ डू यू सी, दोनों डिफरेंट है। एक विद्रोह करने वाली बात है, एक कह रहे हैं कि आप विकसित भारत में अपने आप को लीन कर दो, यू आर अ पार्ट ऑफ विकसित भारत। बीएन कुमार जी, हाउ डू यू सी दोनों स्टेटमेंट को, किस प्रकार से देखते हो आप?
देखिए जब राहुल कहते थे कि जेनजी को इन्वॉल्व करनी चाहिए, जेनजी विल स्पीक, जेनजी विल डू दैट, बीजेपी हैज बीन क्रिटिसाइजिंग सेइंग दैट ये नो, ही आस्क्ड फॉर अ रिवोल्ट, बोले विद्रोह। बांग्लादेश में विद्रोह हो गया, नेपाल अलग अलग जगह में विद्रोह हो गया, यहाँ पर विद्रोह करो। नहीं, दैट्स एन एग्जांपल, दैट्स प्रैक्टिकल। उसके ऊपर से कोई खून खोलने वाले कोई बात करने, एंग्री होने की कोई जरूरत नहीं है। जेनजी हैज रिवोल्टेड इन बांग्लादेश, जेनजी हैज रिवोल्टेड इन नेपाल, दैट हैज टू बी टेकन सीरियसली। अगर यहाँ पर भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है, इस बात को हर लोग, हर आदमी प्राइवेटली मानेगा। राहुल गांधी ने ओपनली बोल दिया, हर कोई मानेगा, अनलेस ही अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कितना। अब ये देखिए ना, छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ये जो व्हाट इज दैट आर्मी शॉर्ट सर्विस में आर्मी को तो इन लोग लॉन्च किए थे ना, अग्निवीर, सॉरी अग्निवीर, अग्निवीर के टाइम पर राइट्स नहीं हुए थे क्या? सेकेंद्राबाद जैसे कैंटोनमेंट सिटी में, सेकेंद्राबाद स्टेशन में, स्टेशन के बाहर और कैंटोनमेंट एरिया में राइट्स हुए थे अगेंस्ट अग्निवीर। Youth will definitely protest if it comes to their heads and taking away their jobs. They will definitely protest. आप ये कह रहे हो, ये जो एंटी करप्शन आंदोलन चला था, जिसके बल के ऊपर, बलबूते पे बीजेपी ने जीता जी, जयप्रकाश नारायण का नवनिर्माण मूवमेंट, सारे के सारे यूथ ने तो लीड किया था ना, उसमें यूथ तो भाग लिए थे उसमें, उसके ऊपर नाराज करने की जरूरत क्या है? बट द फैक्ट इज नाउ बीजेपी हैज रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनजी। अगर इनको अपन साथ में नहीं लेंगे, ये तकलीफ होने वाली। इसके लिए उन्होंने कहा ठीक है, ये भी हमारे साथ में भागीदारी होनी चाहिए, सबका विकास, सबका प्रयास होनी चाहिए ना। दे आर इन्वॉल्व। इनफैक्ट आपको एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ, आरकेबी। लास्ट वीक वी हैड ए स्मॉल ह्यूमन चेन ऑन इसका यूकीआई के ऊपर हमने जो ह्यूमन चेन किया था, काफी लोगों को बुलाया, काफी सारे पर्यावरणवादियों को बुलाया था। मेरे जो जेनजी का एक ग्रुप था, मतलब एक यंग प्रोफेशनल्स का, कॉलेज स्टूडेंट्स का एक उन्होंने एक संस्था बनाई थी, उर्वरी करके। उन्होंने हमारे पास, उनके बच्चे हमारे पास आए थे, हमने कहा चलो साथ में मिलके करते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, वहां पर लगभग 100 लोग थे, उसमें से 95 लोग यंगस्टर्स थे, जिनके 5 लोग हमारे उम्र के, हमारे जनरेशन लोग थे। जेनजी एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड, बिकॉज ये एक्यूए जो है, उसका असर सबके ऊपर पड़ रहा है। इट इज अफेक्टिंग एवरीबॉडी। सो it is very good that Gen Z is participating. They should be encouraged. In fact, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन का जो मैंने इनको लिस्ट बनाया था, मैनिफेस्टो, उसमें ये भी लिखा था कि कल परसों कॉलम छपेगा, मैं भेजता हूँ। अकाउंटेबिलिटी जो है, शुड बी, देयर शुड बी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकारियों के अकाउंटेबिलिटी करते हो, म्युनिसिपल ऑफिसर्स के अकाउंटेबिलिटी चाहते हो, पर्यावरणवादियों के अकाउंटेबिलिटी चाहते हो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द पॉलिटिशियन, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वो इसीलिए दैट डिमांड हैज टू कम फ्रॉम जेनजी। जेनजी अपना हक पूछनी चाहिए। कल को आपके घर पे कोई वोट मांगने आएगा या कॉर्पोरेशन इलेक्शन में, चाहे जेनजी हो, आरकेबी हो, प्रदीप हो, ढोले साहब हो, उनको पूछना चाहिए कि भाई पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हो, मेरे घर के पास कितने झाड़ लगाने वाले हो, मेरे ग्रीन कवर के बारे में क्या कर रहे हो, मेरा एक्यू के बारे में क्या करने वाले। ये दुरुस्त बात है। और बीजेपी की तरफ से ये बात आ रही है कि जेनजी की बगावत की बात आप कर रहे थे। जेनजी ने क्या किया, हर जगह पर, स्पेशली मंगलवार वाले दिन, हर एक कोई हनुमान चालीसा गाता है। जेनजी के ही लोग हैं, हर जगह पे दे हैव दीज बैंड्स एंड दे हैव दीज अदर थिंग्स एंड दे आर ऑल सिंगिंग द हनुमान चालीसा। ऐसा बोल रहे हैं सर। तो जेनजी की बगावत तो नहीं हो रही। हाँ, हनुमान जी को तो जरूर याद कर रहे हैं लोग। आगे देखते हैं क्या होगा। बट द सैड पार्ट इज, बीएन कुमार साहब और ढोने साहब, जो अभी बीएन कुमार साहब ने बात करी ना पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण को लेकर के आज तक कभी भी किसी भी कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में आज तक कभी डिबेट नहीं हुई है। इट हैज नेवर बीन अ फैक्टर। आज तक कभी नहीं हुआ। या ये हो गया है लाड़की बहन योजना, या मुख्यमंत्री आवास योजना, या लाडली बहना योजना, उसके बाद सारे वोट एक तरफ पड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग हो गई है सर। सांस नहीं आ रहा लोगों को। दिल्ली में एवरेज 600 है AQI की, 600। Nobody cares. The Yamuna water is foaming. It's so polluted. It is foaming. There is foam over there. Let's not talk about this dirty, filthy smell which comes right from this window here. We are in BKC. It is called the Mithi River. Sir, अगर ये विंडो मैं खोल दूं, यहां बैठ नहीं पाएंगे हम लोग, नहीं बैठ पाओगे। ये हालत है। तो मेरा ये कहना है कि we must do something about it in terms of at least the air we breathe, the water we drink. That these are essentials. In any event, gentlemen, thank you very much for joining us, and a very happy new year to the both of you.
Thank you, sir. we'll meet in the new year. न्यू ईयर में हम लोग मिलेंगे आपसे. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. जय महाराष्ट्र. Thank you, BNK. Thank you very much. Thank you, Dr. ढोने. Thank you, अली दारूवाला साहब. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू वेरी मच. When you click on the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation. Nation Now. नेशन नाउ, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन. नेशन. और प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.